So, hello and good evening to my all valuable property buyers, property investors, as well as property seekers. This side Dinesh Dayal, I am an expert for generating second income sources through commercial real estate investment for my valuable real estate investors as well as buyers. So, again I welcome you all for my today's this new one video, and I hope you all must be safe and secure at your places and surely certainly doing something extraordinary in your personal as well as professional life. So, and I wish you all for the upcoming year, I mean to say new year of 2026, and it will bring lots of prosperities in your life. So in today's video I am going to talk about the advantages of commercial real estate. So please watch this video till the end, and if you like this video, so please like it, and somewhere you can share it also, and do not forget about to subscribe my YouTube channel, and do not forget even to press the bell button so you can get upcoming videos notifications so fast. So believe me, in today's video I am going to share with you all few key points, few crucial information about the advantages of commercial real estate. So after or during this video you surely may get few different angle of the advantages of commercial real estate. So here I go with the meaning of कमर्शियल. जी हाँ, सबसे पहले हमें कमर्शियल का मतलब समझना होगा, और मुझे पता है आप सभी को या ज़्यादातर कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स एंड बायर्स को ये पता है. फिर भी मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ. कमर्शियल मीन्स व्यावसायिक. जी हाँ, और मैंने इसमें कमर्शियल रियल एस्टेट की बात जोड़ दी है. तो वो संपत्ति जिससे हमें कोई व्यवसाय मिले, या वो संपत्ति जिससे हमें पैसा अर्जित करने का एक सोर्स मिले. तो ये तो बात हो गई कमर्शियल रियल एस्टेट मीनिंग की. तो जाहिर सी बात है, देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़. चाहे हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें, एग्रीकल्चरल लैंड या प्रॉपर्टी की बात करें, मिक्स यूज़ प्रॉपर्टी की बात करें, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करें. तो जब हम कमर्शियल स्टेट या कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा एक कहीं ना कहीं जो ब्रेन है, या जो हमारा कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड है, ब्रेन है, वो हमें उसकी पिक्चर्स, उसकी इमेजिनेशन, उसका क्या एक कल्चर है, क्या उसका एक तरीका है, कैसे वहाँ से इनकम आती है, ये जर्नली हम एक उस एज तक जान चुके होते हैं, समझ चुके होते हैं. तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, द पर्पस ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, या समवेयर आई कैन से व्हाट आर द पर्पस टू इन्वेस्टमेंट इन इट. तो देयर आर 4 कीज़. जी हाँ, 4 मेजर कीज़, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हम क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, या एक जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहा है अभी या आने वाले समय के लिए. तो सबसे पहला इसका जो पर्पस होता है, द कॉज, द मेजर मोटिव, मेजर एजेंडा, वो कहीं ना कहीं होता है सेल्फ बिजनेस. जी हाँ, सेल्फ बिजनेस या सेल्फ अर्निंग की अगर हम बात करें. कमर्शियल रियल एस्टेट से मतलब कहीं ना कहीं एक रिटेल शॉप का भी होता है, कहीं ना कहीं एक ऑफिस का भी होता है, एक इंडस्ट्री का भी होता है. तो कहीं ना कहीं जब हम बात सेल्फ बिजनेस की कर रहे हैं, तो कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इसलिए भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, या किया जा सकता है, या किया जाना चाहिए कि उसमें वो इन्वेस्टर खुद सेल्फ बिजनेस करेगा. जी हाँ, हो सकता है वो अपनी सर्विसेज के बिजनेस दे, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के कंसल्टेंट हो सकते हैं, या रियल एस्टेट के भी कंसल्टेंट हो सकते हैं. तो ये एक पहला पॉइंट है, पहला एक
पर्पज़ है जिसकी वजह से हमें समझ में आता है कि रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाता है। खासकर मैं यहाँ कमर्शियल रियल इस्टेट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो इसमें अगला पॉइंट है, द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इट, द मेजर सेकंड पॉइंट इज इट फॉर चिल्ड्रन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, हम मतलब बीइंग ए ह्यूमन, हम कहीं ना कहीं, खासकर जो हम भारतीय हैं, उनके दिल और दिमाग में ये भी रहता है कि बच्चों को सेफ़ रखना है, सिक्योर रखना है, उनको एक सेफ़ गार्ड में लेके आना है जब उनका वो फ्यूचर हो। तो वो फ्यूचर इस तरीके से भी हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी, जी हाँ, वो ऑफिस या दुकान उन बच्चों के लिए भी हो सकती है कि जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो ऑफिसेज़ वो यूज कर सकते हैं, वो दुकान वो चला सकते हैं। और इसी में एक एंगल और आता है, वो आता है मैरिज एंड हायर एजुकेशन। जी हाँ, पेरेंट्स का एक ये भी प्लान होता है कि हम उन बच्चों के लिए उस समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जब एक टाइम आता है उनकी शादी का, तो एक बहुत ही मैसिव फंड की रिक्वायरमेंट होती है। या मैं बात करूं कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन की, फॉरेन एजुकेशन की, तो उसमें भी ये एक बड़े मैसिव फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरे दोनों पॉइंट वैलिड लगे होंगे। अब मैं आता हूँ अगले तीसरे पॉइंट पे, व्हाट आर दी मेन पर्पस टू इन्वेस्टमेंट इन इट। वो आता है रिटायरमेंट पर्पस। जी हाँ, रिटायरमेंट एक ऐसा प्लान होता है जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, बट मैं अगर समझदार रियल इस्टेट इन्वेस्टर की बात करूं, वो कहीं ना कहीं ये प्लान करना चाहते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ वर्किंग, मीन्स व्हेन दे जंप इनटू दैट एज व्हेन दे वुड नॉट लाइक टू वर्क, और कहीं ना कहीं उनकी जो फिजिक है वो भी उतना अलाउ नहीं करती है, क्योंकि 40 साल 35 साल उन्होंने बहुत काम करा है। तो उस एज में क्या है कि वो काम नहीं कर पाते हैं, तो या नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से एक इनकम सोर्स तो आए। तो वो इनकम सोर्स का भी एक उनके दिल दिमाग में एक प्लान रहता है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कमर्शियल रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की एक विंडो खुलती है। इसके बाद जो मेरा चौथा पॉइंट आता है, वो आता है सेकंड इनकम सोर्स क्रिएशन। जी हाँ, इसमें इस तरीके से भी हो सकता है कि एक कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई एक एमएनसीज में कोई एम्प्लॉय है, मतलब जो भी एक नौकरी पेशा वाला आदमी है, नौकरी करने वाला आदमी है, जिसकी जॉब है वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी खासी उसकी इनकम है, वो चाहता है कि इस इनकम के अलावा भी कहीं ना कहीं से एक सेकंड इनकम सोर्स आए। तो वो इस कमर्शियल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट से आता है या आ सकता है। वो कैसे आता है, किन किन तरीके से आता है, वो हम इसी वीडियो में आने वाले पॉइंट पे बात करेंगे। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये मेरे 4 मेजर की टू इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट वो समझ में आ गए होंगे। जी हाँ, पर्पस ऑफ रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, वो है सेकंड पर्पस। जी हाँ, कि हम रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं या क्यों करना चाहिए, खासकर मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है पैसिव इनकम। जी हाँ, मैं साथ में रेंटल इनकम को भी लेके चलता हूँ, पैसिव इनकम और रेंटल इनकम। तो पैसिव इनकम और रेंटल इनकम में भी डिफरेंस है, कहीं ना कहीं इनके अंदर भी अंतर है, जो काफ़ी इन्वेस्टर्स को, या मैं बात करूं प्रॉपर्टी सीकर्स को, प्रॉपर्टी बायर्स को नहीं पता होगा, या खासकर मैं प्रॉपर्टी में जो काम कर रहे हैं, रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जो प्रोफेशनल्स हैं, इवन दे डू नॉट नो व्हाट आर दी की डिफरेंस बिटवीन पैसिव इनकम और रेंटल इनकम। तो हम पहले बात कर लेते हैं रेंटल इनकम की। रेंटल इनकम जो कि हम अपनी काफ़ी उम्र से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि भाई हमारी कोई प्रॉपर्टी है, हमारे पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी है, हमारे नोन टूज में किसी की प्रॉपर्टीज़ है, रिलेटिव की किसी कोई प्रॉपर्टी है, तो वो उस प्रॉपर्टी को खुद रेंट पे चढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली एक पुराना शहर है, तो वहाँ पे अगर हम बात करें दरियागंज की या हम बात करें कनॉट प्लेस की, तो वहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टी के ऑनर हैं जिन्होंने 30 साल पहले 40 साल पहले वो प्रॉपर्टी ली थी, और आज उन्हीं प्रॉपर्टी को वो काफ़ी साल से खुद चढ़ाते हैं,
खुद किराएदार ढूंढते हैं या एक जो लोकल प्रॉपर्टी डीलर होता है उसकी हेल्प से हम उस प्रॉपर्टी पे टेनेंट लाते हैं और कहीं ना कहीं उसमें हमारे जो सेल्फ के एफर्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बहुत सारे जो पेन हैं वो हम लेते हैं, जिसमें चाहे उस वहाँ पे रेंट एग्रीमेंट बनवाना हो या हम 1-to-1 मीटिंग करने की बात हो या हमें लगता हो कि भाई ये किराएदार हमारे लिए ठीक नहीं है, हम किसी और व्यक्ति से बात करेंगे, किसी और किराएदार से बात करना चाहेंगे और अगर वो डील प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू फाइनल होती है तो कहीं ना कहीं उसे 1 महीने का हमें सर्विस चार्ज देना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं पेन होता है। और बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं कि डायरेक्ट आपको अगर उसने 2 महीने 3 महीने किराया नहीं दिया तो आपको खुद जाके टैकल करना है, खुद जाके आपको इन चीज़ों से जूझना है। तो जो भी इनकम आप खुद उस प्रॉपर्टी पे एज ए टेनेंट को डायरेक्ट लेके आते हैं या प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू लाते हैं जिसमें आपको बहुत सारे पेन बेयर करने हैं, तो दैट इज़ योर रेंटल इनकम जो आपकी प्रॉपर्टी से आपको मिलती है। अब हम आते हैं पैसिव इनकम पे। जी हाँ, पैसिव इनकम का बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, मतलब जिसमें आपके कोई भी एफर्ट्स इन्वॉल्व ना हो। जी हाँ, आपको ना किराएदार ढूंढना है, ना आपको किसी डीलर से बात करनी है, ना आपको कोई रेंट एग्रीमेंट बनाना है, ना ही आपको बार बार किराएदार को बदलने की कोई जद्दोजहद करनी है। आपको बैठे बिठाए डेवलपर से या किसी प्रोफेशनली थर्ड पार्टी से एक टेनेंट मिलता है जो कि हो सकता है नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, जो एक ब्रांड की स्थिति में हो। अगर मैं फूड ब्रांड की बात करूं तो उसमें हल्दीराम आता है या आपका कहीं ना कहीं बीकानेर भी आ सकता है एंड आपके बहुत सारे और फास्ट फूड के ब्रांड हैं, मैकडी है, डोमिनोज़ है, ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी से या डेवलपर की सपोर्ट से आपकी जो भी रियल इस्टेट कमर्शियल रियल इस्टेट का इन्वेस्टमेंट करा है उस पर वो आते हैं, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे पेन बच जाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस है या उस पर हम बात करें आपको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने की, तो ये सब जितने भी आपके पेन हैं बच जाते हैं। हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन आती है, ECS के थ्रू आती है, तो उसके आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदे मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि रेंटल इनकम और पैसिव इनकम का जो फ़र्क है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में जो अगला पर्पस टू इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रियल इस्टेट है, वो आता है हाई यील्ड। जी हाँ, हाई यील्ड से मतलब है उच्च प्रतिफल। जी हाँ, जिसमें आप ये समझिए कि जैसे कि मैंने बात करी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर जो यील्ड है कंपैरेटिवली कमर्शियल प्रॉपर्टी के यील्ड से कम रहता है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का ये भी एक महत्वपूर्ण एंगल रहता है कि उसमें हमें हाई यील्ड मिलेगी। इसके बाद हम आते हैं हाई ROI पे। जी हाँ, मैं फिर बताऊंगा कि जैसे कि प्रॉपर्टी हमने अभी बात करी रेजिडेंशियल भी होती है और एग्रीकल्चरल भी होती है या कहीं हम इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करें, इवन वो कमर्शियल है फिर भी, तो यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो हाई ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपका हाई रहेगा वो आप मान के चलिए और आपको भी पता है वो कमर्शियल का ज़्यादा रहेगा। अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की ROI की बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं 2.5% से लेके 3% के आसपास या इसी के बीच में रहता है। इसी के बीच में अगर मैं बात करूं कमर्शियल रियल एस्टेट की, जो कहीं ना कहीं ऑनवर्ड 6% से स्टार्ट होता है और 9, 10, 12 और कहीं कभी किसी ब्रांड के थ्रू, जैसे आपका अगर हम बात करें हल्दीराम की, तो वो 15% तक भी जाती है ROI, इवन उससे भी ज़्यादा जाती और जा सकती है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है जी कैश फ्लो। तो कैश फ्लो से मतलब है कि जब आप अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेंट पे चढ़ाते हैं तो उससे जो आपके पास पैसा आता है उससे आपकी लाइफ में कैश फ्लो बढ़ता है। उस कैश फ्लो से आप डे टू डे की जो रिक्वायरमेंट है, डे टू डे लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं और करते ही हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं आपकी जो भी एक सेविंग है वो बहुत मैसिव हो सकती है और होती भी है, और कहीं ना कहीं जो आपका सेविंग का एक पोर्टफोलियो है वो बहुत ही सॉलिड हो जाता है। इसके बाद इसमें जो एक वैलिड पॉइंट आता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, वो है
15% हाइक आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। जी हाँ, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें 15% का हाइक आता है एवरी 3 ईयर्स, जो कि कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि 10वें 11वें 12वें साल अगर आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाते हैं तो आप मेरा यकीन मानिए वो प्रॉपर्टी आपकी फ्री हो जाएगी। मतलब जो आपने उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा था वो आपका फ्री हो गया। अब आपकी प्रॉपर्टी पे जो भी अप्रिशिएशन आ रहा है वो आपका गेन है, उससे जो भी आपको रेंटल आ रहा है, रेंटल इनकम आ रही है, वो आप मान के चलिए आपके लिए बहुत ही एक अलग एडवांटेज क्रिएट करता है। अब इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है लॉन्ग टर्म लीज। जी हाँ, कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का जो एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है वो ये है कि लॉन्ग टर्म की लीज़ होती है। जी हाँ, इसमें ऐसा नहीं है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरह कि 11 महीने का एग्रीमेंट होगा, 11 महीने के लिए टेनेंट आता है मिनिमम। वहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है और वो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म टेन्योर है, वो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए 9%, 9 ईयर्स, 20 ईयर्स, इवन 50 ईयर्स में तक भी चले जाता है। काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं, काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 50 ईयर्स तक का भी आपको लॉन्ग लाइफ लीज का सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रोफेशनल टेनेंट्स। जी हाँ, आप सोचिए कि आपकी प्रॉपर्टी पे मैकडी, डोमिनोज, बर्गर किंग, हल्दीराम ऐसे ब्रांड्स आएंगे। अगर मैं ज्वेलरी की बात कर लूँ तो बहुत ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। स्पोर्ट्स ब्रांड की बात कर लूँ, एडिडास है। तो ऐसे जब ब्रांड्स आते हैं कहीं ना कहीं ये ब्रांड्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं और इनके जो भी कमिटमेंट है वो रिटर्न में है, जिससे आप अग्री करेंगे तभी वो आपकी कमर्शियल रियल एस्टेट प्रेमिसेस में आएंगे, चाहे आपके थ्रू या डेवलपर के थ्रू। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगा, बीइंग ए लेमैन इन्वेस्टर या मैं एक आम आदमी की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच से बाहर होता है कि हम किसी ऐसे ब्रांड को अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे लेके आ पाए। जी हाँ, ये बहुत ही टफ है। एज ए इंडिविजुअल अगर मैं अपनी 1000 स्क्वायर फीट की दुकान पे हल्दीराम को इनवाइट करता हूँ या डोमिनोज को इनवाइट करता हूँ, बर्गर किंग को इनवाइट करता हूँ, तो दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ ए पीस ऑफ केक। तो इसमें कहीं ना कहीं आप मान के चलिए एक जो डेवलपर है, एक जो थर्ड पार्टी है जो प्रोफेशनली ये काम करती है, तो जब वो ऐसे ब्रांड्स को हमारी इन्वेस्टमेंट पे लेके आती है तो आप मेरा यकीन मानिए आपके बहुत सारे जो हेडेक्स हैं, पेन्स हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको जो वो प्रोफेशनल टेनेंट मिल रहा है जो कि नेशनल या इंटरनेशनल ब्रांड का है, तो उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं बहुत कंफर्ट एक वे में पैसिव इनकम मिलती है। और मेरा यकीन मानिए इसी प्रोफेशनल टेनेंट्स की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, जो उसमें एप्रिसिएशन है, जो उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट में किया हुआ ग्रोथ है, वो कंपैरेटिवली अदर प्रॉपर्टी से बहुत अच्छे लेवल पे चले जाता है। अब इसके बाद कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का जो एडवांटेज है वो ये आता है कि इमरजेंसी फंड सॉल्यूशन। जी हाँ, मान के चलिए आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है, उस पर बहुत अच्छा आपको रेंटल इनकम आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको पैसिव इनकम आ रही है। अगर इन फ्यूचर में आपको कोई इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो आप मेरा यकीन मानिए आप उस प्रॉपर्टी पे लैप ले सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो कि कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी की वैल्यू का 100% से भी ज़्यादा आपको बैंक लोन दे देता है। क्योंकि यहाँ पे जो बैंक कंसीडर करता है वो करता है कि इस प्रॉपर्टी से इनकम कितनी आ रही है, तो कहीं ना कहीं बैंक सेफ है। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, जी हाँ, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, उसके अलावा जो उस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, दोनों को क्लब करके कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी की वैल्यू का जो 100% जो वैल्यू है उससे भी ज़्यादा आपको लोन मिल सकता है। इसका सिंपल सा एक उदाहरण है, जैसे हम कोई फ्लैट या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसका मैक्सिमम हमें 80 to 90% के आसपास लोन मिलता है। बट कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें, उसकी जो हाई यील्ड है, उसका हाई कैश फ्लो है, उसको क्लब करते हैं और मार्केट को क्लब करते हैं तो कहीं ना कहीं 120% से लेकर आपको 150% तक की वैल्यू का लैप मिल जाता है। जी हाँ, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो आपकी जो भी इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है वो शॉर्ट आउट हो जाती है और बैंक एक प्रोफेशनल प्लेयर है तो वो आपसे प्रोफेशनली डील करेगा, जिसमें कहीं ना कहीं जो लोन का टेन्योर है, लैप का जो टेन्योर है वो 5 ईयर 10 ईयर्स का रहेगा, तो आप आराम से उनको वॉश आउट कर सकते हो विद द इनकम ऑफ योर पैसिव वन और रेंटल वन। अब इसमें जो अगला पॉइंट आता है वो आता है जी
पोर्टफोलियो क्रिएशन। जी हाँ, अगर आपको कमर्शियल रियल इस्टेट से एक हाई यील्ड आ रहा है तो आप मेरा यकीन मानिए आपकी हाई सेविंग हो रही है, बहुत अच्छे लेवल की सेविंग हो रही है। तो उसी सेविंग से, उसी इन्वेस्टमेंट के पैसे से, उसी पैसिव इनकम के पैसे से आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बहुत स्ट्रांग, बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो बन जाता है, जिसमें आपको इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी पैसा आ रहा है, और रियल इस्टेट से तो पैसा आपको आ ही रहा है। जी हाँ, मैं कमर्शियल रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। एक इसमें मैं एक इमोशनल एंगल भी जोड़ना चाह रहा हूँ। जी हाँ, कमर्शियल रियल इस्टेट में किया गया इन्वेस्टमेंट वो आपको कहीं ना कहीं, ये मैंने सुना है, रियल इस्टेट में जो पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं की जुबानी से मैंने सुना है कि वो प्रॉपर्टी मेरे सेकंड बेटे की तरह मुझे आज पैसा दे रही है। जी हाँ, कहीं ना कहीं मैंने ये मार्केट में सुना है, और वो कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी हमारे लिए सेकंड बच्चे की तरह है, सेकंड बेटे की तरह है। हमारा जो अपना सगा बच्चा है वो तो विदेश चले गया, वहाँ से पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है वो अलग एंगल है। कहीं ना कहीं ये जो मेरी प्रॉपर्टी है आज सेकंड बेटे की तरह, दूसरी संतान की तरह मेरे साथ बिहेव कर रही है। जी हाँ, फाइनेंशियली मेरे साथ जुड़ी हुई है, और ये मुझे रेगुलर इनकम दे रही है, जिसकी वजह से मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहा हूँ, या अपनी रिटायरमेंट की एज को बहुत ही स्मूथ वे में या कंफर्ट वे में जी पा रहा हूँ। ये मैं मार्केट का ही फीडबैक बता रहा हूँ आपको। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगली वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप भी सुझाव हमें दे सकते हैं। और मुझे उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की मेरी वीडियो। और अगर मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ तो आप ये समझिए, जो मेरा टॉपिक था एडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल रियल इस्टेट, तो उसमें मैंने कुछ वैलिड पॉइंट बताए, 4 पॉइंट बताए जो उसके पर्पज़ हैं। उससे पहले मैंने कमर्शियल की मीनिंग बताई, वो आपको समझ में आई होगी। उसके बाद इसके जो पहला पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इट, वो यही है कि इसका क्या पर्पज़ है, उसका क्या मेरा एक मोटो है, मेरा मतलब है एक इन्वेस्टर से तो कहीं ना कहीं सेल्फ बिजनेस से हो सकता है, सेल्फ अर्निंग से हो सकता है, कहीं ना कहीं अपने बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फ्यूचर में उनको एक फंड की सपोर्ट देने से हो सकता है, हायर एजुकेशन से लेके मैरिज की सपोर्ट तक की बात मैंने इसमें बताई। तीसरा इसमें मैंने पॉइंट जोड़ा रिटायरमेंट की जो भी एक इनकम आनी चाहिए वो इस इन्वेस्टमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगी। चौथा है सेकंड इनकम सोर्स, जैसे कि कोई नौकरी पेशा आदमी है, बहुत अच्छे पद पे है, तो वो कहीं ना कहीं उस नौकरी के अलावा दूसरे इनकम सोर्स को भी क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसमें जो मैंने फिर अगले पर्पस पे आया वो आया पैसिव इनकम, रेंटल इनकम, दोनों का मैंने डिफ्रेंशिएट भी करा। ये हाई यील्ड इनकम है या यील्ड इनकम है, हाई ROI है, कैश फ्लो है, 15% हाइक इन आफ्टर एवरी 3 years, एंड लॉन्ग टर्म आपको लीज मिलती है फ्रॉम 9 year to 50 years इवन, और प्रोफेशनल टेनेंट आपको मिलते हैं, और जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। इमरजेंसी फंड की आपकी जो भी नीड एंड रिक्वायरमेंट है उसका सॉल्यूशन होता है लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दूसरा इसमें आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जी अगला पॉइंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसी इनकम सोर्स से, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की सोर्स से आप बहुत सारे पोर्टफोलियो यानी कि इनकम के सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट हो। अब इसके अलावा मैंने इसमें एक इमोशनल एक एंगल भी जोड़ा है। जी हाँ, सेकंड बेटे की तरह, सेकंड संतान की तरह हमें ये पैसा देती है। तो मैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलता हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।